हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। आप हमारे साथ हैं टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और यहाँ पर हम आपको पता है कि आपके लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं और इस प्रशिक्षु बैच का जो है आपको एकदम निःशुल्क दिया जाएगा। और ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ जाइए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस क्लास में जुड़ सके। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना टाइम टेबल देख लेते हैं, शेड्यूल देख लेते हैं क्लासेस का। तो यहाँ पर हिंदी का सिलेबस जो है मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो कंप्लीट हिंदी हम कर चुके हैं। आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके हिंदी की फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं आपको करा रही हूँ वो करा रही हूँ बाल विकास करा रही हूँ। ठीक है, तो बाल विकास पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम और ये क्लास भी आपकी बाल विकास पेपर फर्स्ट की है। ईजीओ इसे हम कहते हैं, ईडीओ फर्स्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपकी 5 बजे होती है। तो यहाँ पर आना ना भूलें, मेरे साथ जुड़े रहें। और इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ाती हैं। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी और इनकी टाइमिंग है 4 बजे की है। और वो कंप्यूटर भी पढ़ाएंगी, तो कंप्यूटर की टाइमिंग 3 बजे की है। ठीक है, और आपको जैसे कि पता है 6 बजे आपके साथ रंजीत सर जी जुड़ते हैं। तो रंजीत सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से, बहुत अच्छा करके जो है आपको तरह से अच्छे तरीके से क्या है समझाया जाएगा मैथ्स को भी। ठीक है, तो जल्द से जल्द हमारे इस प्रशिक्षु बैच से जुड़ जाइए और टारगेट एग्जाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, और आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, जो भी बीटीसी कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उनको आप शेयर कर दीजिए ये, ताकि वो भी जो है इस फ्री बैच का फ़ायदा उठा सके और अपना एक अच्छा स्कोर पा सके। ठीक है, और ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं, ये आपके लिए केवल डीएलएड के लिए नहीं है, बल्कि आप जो सीटेट की भी इसके साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो हमारा डीएलएड कोर्स है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ थर्ड में जितना भी सिलेबस है वो सारा हमारा सीटेट से ही आता है। ठीक है, अगर हमने डीएलएड अच्छे से तैयारी कर ली तो हम अपना सीटेट अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम आपको पता है, एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर करा रही हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। क्या है? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसे हम एजुकेशन फर्स्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और यहाँ पर हम बाल विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो बाल विकास से जितने भी चीज़ें आती थी मैं आपको इससे पहले वाली क्लासेस में करा चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप मेरी पहले की क्लासेस देखिए, तभी आपको ये क्लासेस समझ में आएंगी। आज हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं इसमें। तो इसमें जो है हमारा एक नया है, ये इसको पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे इनके बारे में। इनको आप जानते नहीं होंगे तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये हैं जीन प्याजे जी हैं। कौन है? जीन प्याजे हैं। ठीक है, जिन्होंने क्या है, जिन्होंने जिन्होंने संक्रियात्मक अवस्था, जो हमारी जो संज्ञानात्मक विकास होता है या बौद्धिक विकास होता है, उसके क्या है, उसके सिद्धांत दिए हैं और इनके सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और आए हुए भी हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। तो इनसे हम जानेंगे कि हमारी जो है डेवलपमेंट कैसे होता है हमारी प्रक्रिया में, संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, तो एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे। जल्द से जल्द मेरे साथ जुड़ जाइए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी मेरे साथ मेरी क्लास में जुड़ सकें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। जी हैं जीन प्याजे जी हैं, इनको हम प्याजे चाचा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका देखते हैं, परिचय देख लेते हैं थोड़ा इनका। तो इनका परिचय है, इनका जन्म हुआ था 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था, मृत्यु हमने ये भी देख लिया। अब हम देखेंगे इनको ये फेमस क्यों है, जीन प्याजे हम क्यों पढ़े इनके लिए। ठीक है, तो जो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी
और चाइल्ड डेवलपमेंट के क्या हैं, ये फादर हैं, पिता कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, या चाइल्ड डेवलपमेंट के फादर जो हैं वो कौन है, तो जीन प्याजे जी होंगे आपके। ठीक है, क्या होंगे, जीन प्याजे होंगे। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इनके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो इनकी पहली बुक है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, क्या है, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड है। और सेकेंड बुक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड। तो ये बुक जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेकंड बुक आपसे ज़रूर पूछी जाती है, ये आई भी है। अब हम आगे देखते हैं इनके बारे में। अब इनके सिद्धांत देखेंगे हम। ठीक है, तो प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत क्या है, प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं ये हम जानेंगे। तो यहाँ पर इनका फर्स्ट जो है इन्होंने दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इंग्लिश में इसलिए लेके आई हूँ ताकि कुछ वर्ड जो हिंदी में टफ लगते हैं आपको, उसको आप इंग्लिश में जो पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और अगला है इसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, बौद्धिक विकास। तो यहाँ पर ये इसके जन्मदाता कहे जाते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के और बौद्धिक विकास के। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है, बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा। क्या कहा है, बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय निर्माता होते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है, प्याजे जी के द्वारा कहा जाए। आपके क्वेश्चन में आएगा कि बच्चों को सक्रिय निर्माता किसने कहा था, किसने कहा है। ठीक है, तो किसने क्या है, प्याजे जी ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है, प्याजे जी ने कहा है कि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय निर्माता होते हैं। वो क्या होते हैं कि एक्टिव रहते हैं, डीएक्टिव नहीं रहते। कुछ भी कार्य करते हैं, आपने देखा होगा बच्चे हमेशा क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। अगर आप भी कोई कार्य कर रहे हो तो वो आपको देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो कैसे होते हैं, वो सक्रिय रहते हैं बच्चे। ठीक है, और ज्ञान में क्या होते हैं, सक्रिय निर्माता होते हैं। और ज्ञान के भी क्या होते हैं, सक्रिय निर्माता कहे जाते हैं बच्चे। और दूसरा इन्होंने नन्हे वैज्ञानिक कहा है। क्या कहा है, नन्हे वैज्ञानिक कहा है बच्चों को। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेके आई हूँ, क्योंकि इससे आपको एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सीटेट उठा लीजिए, चाहे केबीएस ले लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, टीचिंग से रिलेटेड प्याजे जी के बारे में, इनके क्वेश्चन, इनके जो सिद्धांत हैं संज्ञानात्मक विकास के और स्टेजेस जो भी दिए हैं इन्होंने, सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे पूछे जाते हैं कि आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ये आपके लिए है। तो जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सकें। और क्लास होने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, नन्हे वैज्ञानिक कहा, लिटिल साइंटिस्ट बोला है बच्चों के लिए। और क्या कहा है, अनुवांशिकता को महत्व दिया है। क्या कहा है कि अनुवांशिकता को महत्व दिया है, ये ऐसे वैज्ञानिक है। ठीक है, और आगे देखेंगे और इन्होंने और इनके सिद्धांत में क्या कहा गया है, इनके की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। तो हमने देख ही लिया, प्याजे एक कैसे हैं, रचनावादी हैं। कैसे, रचनावादी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट है। प्याजे को हम कैसे कहते हैं, रचनावादी कहते हैं। ठीक है, और एक और मनोवैज्ञानिक हैं, वो हैं वाइगोस्की हैं। उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं समाजवादी कहते हैं। ठीक है, तो वो समाजवादी हैं और ये प्याजे जो हैं वो हैं रचनावादी हैं। ठीक है, और देखेंगे प्याजे के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि सामूहिक एकलाप दिया। इन्होंने क्या दिया, सामूहिक एकलाप दिया। मतलब कि बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप में सीखते हैं। और वो 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे जो होते हैं कैसे सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि सामूहिक एकलाप मतलब होते हैं बच्चे 3 से 5 वर्ष के आयु के। अब यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने कहा है विकास को निरंतरता बताया। कि इन्होंने कहा है कि विकास जो है निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। कैसा है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और एक चीज़ और कही है इन्होंने कि जो विकास होता है वो होता है असतत प्रक्रिया। कैसी, एक चीज़ इन्होंने एक और बताया है यहीं पे कि विकास क्या है, असतत प्रक्रिया है। ठीक है, कैसे बताया है, असतत बताया है। ठीक है, तो ये इनके की पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक बात इन्होंने और कही है, बच्चे स्वयं से सीखते हैं। क्या है, बच्चा जो होता है, बच्चा स्वयं से क्या होता है, सीखता है। सही है, तो ये बातें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप इंपॉर्टेंट टिक कीजिए
जो भी मैंने आपको ये बताई हैं, सही है। तो इससे जो है एक एक नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपका एक नंबर कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप बता सकते हैं, या आपसे पूछा जाएगा पियाजे के सिद्धांत, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है उनके बारे में बताइए, तो आप ये की पॉइंट्स लिख के वहाँ पर अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पियाजे के 4 तत्व, जो इन्होंने 4 एलिमेंट्स दी हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला इसमें है परिपक्वता। क्या दी है? परिपक्वता दी है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि बच्चे में क्या होती है? परिपक्वता होती है। मैच्योर मतलब कि मैच्योरेशन होता है, जेनेटिक होता है और हेरिडिटी होती है। कैसी होती है? जेनेटिक एंड हेरिडिटी है। तो इन्होंने यही कहा है कि बच्चे के अंदर क्या होती है? परिपक्वता होती है। और इसके बाद क्या है? अनुभव। क्या वो अनुभव तो मतलब एक्टिविटी करके सीखता है वो, ठीक है। एक्सपीरियंस के द्वारा एक्टिविटी करके सीखता है, ठीक है। और थर्ड इसमें दिया है सामाजिक अंतःक्रिया। तो कैसे सीखता है बच्चा? सामाजिक अंतःक्रिया मतलब कि सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, मतलब समाज में जैसा वो करते हुए देखता है वैसा ही जो क्या है, वैसा ही व्यवहार करता है, ठीक है। तो सामाजिक अंतःक्रिया बताया है, तो इसे हम एस बोलते हैं। और ई यहाँ पर फोर्थ वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताया संतुलेशन। क्या बताया? संतुलेशन, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। बताया है इक्विलिब्रेशन बताया है, ठीक है, संतुलन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इनके 4 तत्व में क्या नहीं बताया गया, तो यहाँ पर भाषा नहीं बताया गया। क्या? भाषा। तो भाषा नहीं बताई गई है यहाँ पर इनके 4 एलिमेंट्स में, ठीक है। तो एम में से होता परिपक्वता हो गई, ई में से अनुभव एक्सपीरियंस, और एस में सोशल अंतःक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन, ई माने क्या हो जाएगा? संतुलन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, ये आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे भी गए हैं, ठीक है। कि प्याजे के 4 तत्व बताइए या एलिमेंट्स बताइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। यहाँ पर जो प्याजे हैं बायोस की हैं, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। अब हम इसको देखेंगे, संतुलन को एक बार हम देखेंगे थोड़ा डायग्राम के साइड तरह से। तो यहाँ पर देखेंगे संतुलन, ठीक है। क्या है? संतुलन। तो यहाँ पर देखिए संतुलन की 2 चीज़ों में बांटा गया है। एक होता है अनुकूलन, क्या होगा? अनुकूलन होगा। एक होगा संगठन होगा, क्या होगा? संगठन। तो अडेप्टेशन और क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद जो अनुकूलन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। उसमें एक है आत्मसात करना। क्या है? आत्मसात करना। एक समायोजन करना, ठीक है। कि बच्चा किस तरीके से आत्मसात करेगा, उसके बाद चीज़ों को क्या होता है? समायोजन कर लेता है, मतलब एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, मतलब मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। और आत्मसात में क्या करता है? आत्मसात में बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है उसको ऐड करता है। क्या करता है? ऐड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीखता है। और संगठन में क्या होता है? संगठन में मतलब जन्मजात होता है हमारा जो स्कीमा, इसमें क्या आएगा? स्कीमा आएगा। तो ये क्या होता है? जन्मजात होता है। कैसा होगा? जन्मजात, ठीक है। तो संगठन जो है वो जन्मजात कहा जाएगा, सही है। तो इस तरीके से हमने इसको भी सीख लिया। तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि संतुलन है, संतुलन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हमारा अनुकूलन होगा, क्या होगा? अनुकूलन होगा। एक होगा संगठन होगा, ठीक है। अब जो अनुकूलन है उसको 2 चीज़ों में बांटा गया है। एक आत्मसात करेगा बच्चा, एक समायोजन करेगा। आत्मसात में बच्चा क्या करता है? ऐड करता है चीज़ों को, क्या है? जोड़ता है, ठीक है। और लेकिन समायोजन में क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है। जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनमें ही अपने ज्ञान जो संज्ञानात्मक उसका विकास होता है उसमें क्या करता है? एडजस्टमेंट कर लेता है, उससे क्या करता है? मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सीख लिया। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम जो देखेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया किस तरीके से होती है, ठीक है, कि किस तरीके से ये प्रक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। अनुकूलन की प्रक्रिया जो होती है किस तरीके से पूर्ण होती है। तो अनुकूलन की प्रक्रिया ये क्या है? अनुकूलन की प्रक्रिया है, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये हमारी अनुकूलन की प्रक्रिया है। तो बच्चा पहले क्या करेगा? ऐड करेगा, चीज़ों को आत्मसात करेगा, ठीक है। तो फिर क्या बनाएगा? संतुलन बनाएगा। जैसे हमने उसको बताया कि
जो उड़ने वाली चीज़ होती है वो क्या होती है, चिड़िया होती है, ठीक है। अगर वो चिड़िया को देखेगा तो वो क्या कहेगा, तो अगर नेक्स्ट बार वो चिड़िया को देखेगा तो क्या कहेगा, अपनी मम्मा से या आपसे कहेगा, मतलब जो भी किसी से भी कहेगा कि ये देखो चिड़िया, तो क्या है, उसने क्या है, संतुलन कर लिया, आपने जो उसने ज्ञान सीखा था पहले, ठीक है, उसमें संतुलन कर लिया। इसके बाद वो नई स्थिति देखेगा, मतलब कि फिर उड़ते हुए किसको देखेगा, एरोप्लेन को देखेगा, ठीक है। जब एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा तो भी वहाँ पर वो क्या कहेगा, चिड़िया है, तो नई स्थिति है, तो वहाँ पर वो क्या कर पाता है, वो संतुलन नहीं बना पाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, ठीक है। तो न्यू सिचुएशन में जब आती है उसके सामने, तो उसमें जो है अंतर नहीं कर पाता। ऐसे चिड़िया को, उसने केवल चिड़िया को उड़ते हुए देखा तो वो यही सोचेगा कि सब चीज़ उड़ रही है, वो क्या है, चिड़िया ही है, ठीक है। तो जो हवाई जहाज है उसको भी क्या है, वो चिड़िया ही बताएगा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके ज्ञान में असंतुलन आ जाएगा। इसके बाद क्या कर देगा, उसको जब बताया जाएगा नहीं ये जो है, ये चिड़िया नहीं है, ये हवाई जहाज है, तो वो क्या कर देगा, समायोजन कर लेगा, क्या कर लेगा, समायोजन कर लेगा, ठीक है। फिर उसमें जो असंतुलन आया है उसमें चेंजेस कर लेगा, लेकिन जब अगली बार जब वो देखेगा तो ये गलती नहीं दोहराएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अनुकूलन की प्रक्रिया जो होती है पूर्ण होती है। एक एग्जाम्पल द्वारा हम और देख सकते हैं कि जैसे आत्मसात किया, तो आत्मसात ने उसको आपने बता रखा है पहले से कि डॉग को, मतलब उसने देखा है, ठीक है, पहले से डॉग को देखा है, तो 4 पैर और 1 पूंछ वाला जो भी देखेगा उससे वो डॉग ही बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो अगर वो नई स्थिति में बिल्ली को देखता है, अगर नई स्थिति में वो बिल्ली को देखता है तो वो उसे भी क्या कहेगा, ये भी कुत्ता है, ठीक है, क्या कहेगा, ये भी कुत्ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके ज्ञान है उसमें क्या हो जाएगा, असंतुलन आ जाएगा, ठीक है, असंतुलन हो जाएगा। फिर हम उसको बताएंगे कि नहीं ये जो है ये बिल्ली है और ये कुत्ता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जिसकी 4 पैर हों 1 पूँछ हो तो वो कुत्ता ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो मतलब कि चेंज कर लेगा, मतलब उसको समायोजन कर लेगा, एडजस्टमेंट कर लेगा, क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, एडजस्ट कर लेगा। अब फिर क्या है, वो अब की बार जो उस चीज़ को देखेगा तो उसे भूलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनुकूलन की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करते जाइए और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ते जाइए। अब हम आगे चलते हैं और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम इन चीज़ों को क्या है, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और ये सारी आपकी प्याजे चाचा जी ने ही दी हैं। तो यहाँ पर पहला हम देखें सम्य धारण, क्या देखेंगे, सम्य धारण, इक्विब्रेशन, ठीक है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण और समायोजन दोनों प्रक्रियाओं के बीच क्या है, संतुलन बना रखता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि 2 चीज़ें हैं उनके बीच में क्या है, संतुलन जब बनता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, साम्य धारण होता है, ठीक है। क्या होता है, साम्य धारण होता है। जैसे कि देखो अभी हमने देखा था, ये है इन दोनों प्रक्रिया के में क्या है, आत्म जो है संतुलन बनाएगा, ठीक है। तो संतुलन बनाएगा तो यहाँ पर यही चीज़ होगी, ठीक है। अब हम आगे इसमें देखते हैं, अनुकूलन देखते हैं, ठीक है। तो अनुकूलन की प्रक्रिया तो हमने देख ली है, तो एक बार आप अनुकूलन देख लीजिए कि पियाजे के अनुसार क्या है, बालक को वातावरण के साथ समायोजन करने की जन्मजात क्या होती है, प्रकृति होती है। बच्चे के अंदर जो है वातावरण के साथ सामंजस्य करने की जन्मजात प्रक्रिया होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे अनुकूलन कहते हैं। तो अनुकूलन की प्रक्रिया तो हमने देख ली, पहले बच्चा आत्मसात करेगा, फिर संतुलन आएगा, फिर नई स्थिति जब आएगी तब क्या हो जाएगा, उसमें असंतुलन आ जाएगा। इसके बाद वो क्या कर लेगा, समायोजन कर लेगा, मतलब एडजस्टमेंट कर लेगा। अगर पहले उसने कुत्ता देखा है, ठीक है, तो आपने बताया है कि जिसके 4 पैर हैं 1 पूँछ है, वो क्या होता है, कुत्ता होता है, ठीक है। तो वहाँ पर उसने अगर वो कुत्ते को देखेगा तो कहेगा कुत्ता है, लेकिन जब नई स्थिति उसके सामने आएगी, जैसे मतलब बिल्ली आ गई, तो उसे भी वो क्या कुत्ता बोलेगा, क्योंकि उसकी भी 4 पैर है और 1 पूँछ है। तो यहाँ पर वो है क्या, असंतुलन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा जो है उसे पहचानने में सक्षम नहीं हो पाता, ठीक है। इसके बाद क्या है, जब हम उसको बता देंगे नहीं बेटा ये कुत्ता नहीं है, ये बिल्ली है, तो यहाँ पर क्या है, वो अपनी जो उसमें क्या कर लेगा, समायोजन कर लेगा, एडजस्टमेंट कर लेगा, ठीक है, उसको स्थिति को चेंज कर लेगा। तो अगली बार जो देखेगा वो तो दोनों में अंतर बता पाएगा, सही है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा क्या आएगा, आत्मसातीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैं ये लिख के आई हूँ ताकि जो है आपको जो मैंने बताया है वो समझ में ना आया हो। तो वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है, तो इसके द्वारा आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जब बालक किसी समस्या समाधान के लिए पूर्व हमें
सीखी गई सक्रिय या सूचना का सहारा लेता है। ठीक है, जैसे पुरानी जानकारी में नई सूचना को जोड़ना। ठीक है, पुरानी जानकारी में नई सूचना को जोड़ना, यही क्या होता है, आत्मसात करना होता है। ठीक है, जोड़ना, सही है। तो अब यहाँ पर देखेंगे समायोजन देखेंगे। तो समायोजन क्या है, जब बालक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को देखता है और उसकी पूर्व की मानसिक जो क्रिया है काम नहीं करती। जैसे मैंने आपको बताया, कुत्ते को उसने देखा है, अगर वो बिल्ली को देख लेता है तो वो अपनी मानसिक क्रिया है उसकी काम नहीं कर पाती है। तो वह क्या है, बालक अपने संप्रत्य या व्यवहार में क्या है, परिवर्तन लाता है और पुरानी स्कीमा में संशोधन करता है। जैसे पहले उसने बिल्ली देखी है, जैसे उसने पहले कुत्ता देखा है, फिर वो बिल्ली देखेगा, तो अपने जो पुराने स्कीमा है उसका, उसमें क्या करेगा, चेंजेस कर लेगा। ठीक है, संशोधन कर लेगा, या नया स्कीमा बनाता है या नई स्कीमा बना लेता है। ठीक है, इससे वातावरण के साथ क्या कर लेता है, समायोजन किया जा सके। ठीक है, इससे क्या होगा, वातावरण के साथ समायोजन हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखेंगे हम स्कीमा क्या है। तो यह एक संज्ञानात्मक संरचना है जो व्यक्ति वस्तुओं, स्थानों अथवा घटना के बारे में जानने के लिए क्या है, रूपरेखा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो स्कीमा जो है, पियाजे के द्वारा स्कीमा क्या होता है, हमारी जन्मजात क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि जन्म से ही हमारे अंदर क्या होता है, स्कीमा बना होता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो अगर उसके हाथ में आप उंगली दे रहे हो, ठीक है, तो उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो है पहले से स्कीमा बना है, भले ही वो छोड़ना ना जानता हो लेकिन वो पकड़ना जानता है। आपने उसे सिखाया थोड़ा ना कि ऐसे पकड़ना है, तो ये उसका क्या है, स्कीमा है जो पहले से ही उसको जो है उसके अंदर माइंड सेट हो गया है। ठीक है, स्कीमा में। तो इस तरीके से जो है हमारा स्कीमा वर्क करता है संज्ञानात्मक संरचना में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विकेंद्रीकरण। क्या देखेंगे, विकेंद्रीकरण। तो किसी वस्तु या घटना के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता क्या होती है, विकेंद्रीकरण होती है। किसी वस्तु अथवा घटना के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता जो होती है वो विकेंद्रीकरण कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप जो है अच्छे से इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से अनुकूलन की प्रक्रिया होती है, स्कीमा होता है, और कैसे बच्चा जो है आत्मसात करता है, फिर संतुलन बताता है, जो फिर नई स्थिति आती है फिर उसके अंदर क्या है, असंतुलन आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, वो समायोजन कर लेता है अपनी पुरानी स्थिति में, या तो चेंजेस करेगा या तो नई स्थिति ही बना लेगा। ठीक है, अपनी स्कीमा में। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो है और हम देखेंगे स्कीम्स देखेंगे। क्या बोलेंगे, स्कीम्स। ये आपको एक एक नंबर में पूछे जा सकते हैं इसकी कि स्कीम्स किसे कहते हैं, स्कीमा किसे कहते हैं। ठीक है, तो संगठित व्यवहार का पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके स्कीम्स कहलाता है। क्या है, संगठित व्यवहार का पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, मतलब कि कुछ चीज़ हमने सीखी है तो उसको हम क्या है, दोबारा से दोहरा सकें, उसी को क्या कहते हैं, स्कीम्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि एक बच्चा जो है एक बच्चे का स्कूल जाने वाली जो यूनिफॉर्म बदलना है, होमवर्क करना है, और इसके दिन के जो अगले दिन के लिए किताबों को बैग रखना है, फिर स्कूल चले जाना है, ऐसे नियमित व्यवहार जो हैं स्कीम्स कहलाते हैं, जो हमें पहले से ही पता होता है कि क्या। जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें पता है सुबह उठना है, कि टहलना है, फिर जो है अपने घर में झाड़ू वाड़ू लगानी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें फ्रेश होना है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ब्रश करना है, नहाना धोना है, जो भी करना है। ये हमारे क्या है, माइंड सेट है हमारा। ठीक है, ये हमारे स्कीम्स में पहले से ही है। इनके लिए हमें कोई कहता नहीं है बार बार कि नहीं चलो उठो अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो ऐसा नहीं होता है। तो यही क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है, जो हमारा पहले से जो है व्यवहार जो है माइंड सेट हो जाता है। ठीक है, कि हमें उठ के रोज़ जो है ये कार्य करना है, तो हम वैसे ही करने लगते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर हमने एग्जांपल के द्वारा ही देखा कि एक बच्चा है सुबह उठेगा, फिर क्या है अपनी यूनिफॉर्म बदलेगा। ठीक है, उसके बाद होमवर्क जब स्कूल से आएगा तो वो अपनी यूनिफॉर्म बदलेगा, होमवर्क करेगा, फिर अगले दिन के लिए क्या बैग पैक करेगा, फिर क्या स्कूल चला जाएगा। फिर यही नियमित क्या है, स्कीम्स उसके अंदर चलते रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्कीम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप स्कीम्स भी समझ गए होंगे, स्कीमा भी समझ गए होंगे। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे
तो इस तरीके से हर अवस्था में जो है अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया है कि क्या क्या बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है या मानसिक विकास होता है। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास की जो अवस्थाएं हैं पियाजे के द्वारा, वो ये आपकी ये दी हैं। तो इसे स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंग्लिश में से हम कहते हैं। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की आयु के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इसमें पहली अवस्था क्या है? संवेदीगात्मक अवस्था। कौन सी है? संवेदीगात्मक अवस्था। ये आपकी 0 से 4 वर्ष की होती है। कितने वर्ष की? 0 से 4 वर्ष की होती है। ठीक है, तो ये स्टेजेस आपको पूछी जाती हैं। आप ये मत सोचिएगा कि आपको डीएलएड में आती नहीं है। तो ये स्टेजेस जो हैं आपको आती हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, सारे एग्ज़ाम में आपको पियाजे की इस सिद्धांत पूछा जाता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज। क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। और दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था ये होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशन स्टेज। थर्ड आपकी होती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे द्वारा थर्ड जो स्टेज बताई गई है वो है मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, और ये होती है 7 से 11 वर्ष की होती है। इसे बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, इसके बाद औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है। तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था जो होती है इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष की। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसकी आयु सीमा कब से कब तक है, तो वहाँ पर आप कहेंगे 0 से 15 वर्ष तक। कहाँ तक? 0 से 15 वर्ष की है। ठीक है, तो इसको इन्होंने जो है 4 स्टेजेस में बांटा है। अब हम इसी के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम संवेदीगात्मक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्व क्रियात्मक अवस्था, फिर हम मूर्त क्रियात्मक अवस्था, इसके बाद औपचारिक क्रियात्मक अवस्था के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपनी जो पहली अवस्था होती है, तो हमारी पहली अवस्था क्या होती है? पहली अवस्था हमारी है संवेदीगात्मक अवस्था, या इसे हम क्या कहते हैं? इंद्रियानुगतिक अवस्था। ठीक है, इसे कहते हैं इंद्रियानुग अवस्था भी कहते हैं। सेंसरी मोटर संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे, आप देख रहे हैं प्यारा सा बच्चा, तो ये हमारी अवस्था, इसकी क्या होती है? एज होती है 0 से 2 वर्ष की। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की इसकी एज होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बारे में, इसकी विशेषताएं देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर इसमें पहली है संवेदी पेशी अवस्था। इसको कई नाम से जानते हैं, संवेदी पेशी अवस्था, संवेदी गात्यात्मक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। ठीक है, तो इन 3 नामों से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इंद्रियों के माध्यम से सबसे अधिक सीखता है बच्चा। कब? इंद्रियों के माध्यम से सबसे अधिक जो है संवेदी पेशी अवस्था में सीखता है। जैसे देख कर, छू कर, चख कर। तो आपने बच्चा देखा ही होगा, देख कर और छू कर और चख कर जो है किसी चीज़ को सीखता है। ठीक है, और ये मैंने तो आपको बता ही दिया कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो गामक कुशलता सीखने में क्या करता है? मदद करता है। मोटर स्किल्स क्या है? मोटर स्किल्स। तो हमारी गामक जो कुशलताएं होती हैं उनको बच्चा क्या होता है? सीखता है। ठीक है, और लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करता है, मतलब गोल डायरेक्शन बिहेवियर करता है। मतलब कि उसको अगर आपने खिलौना रख दिया थोड़ी सी दूर पे, तो अगर बच्चा वो देख रहा है तो जब तक उसको पा नहीं लेगा तब तक जो है वो अपना जो है बिहेवियर चेंज नहीं करेगा। तो उसको जो है उस खिलौने को पाना है, तो जो है बच्चा इस अवस्था में क्या है? लक्ष्य केंद्रित व्यवहार करता है। जैसे आपने चद्दर पे दूर मतलब खिलौना रखा है, चद्दर पे रखा है, तो बच्चा क्या है? चद्दर को अपनी तरफ खींच के जो है वो खिलौने को क्या है? पकड़ लेता है, मतलब उसको ले लेता है। तो उसका क्या है? जो जो डायरेक्टेड बिहेवियर होता है वो उसका बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो अगला इसमें है वस्तु स्थायित्व। क्या है? वस्तु स्थायित्व। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व का गुण होता है मतलब छिपी ही चीज़ों को क्या है? वो ढूंढ लेता है। जैसे आप कोई बच्चे के सामने जो है जो
बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक की स्टेज का बच्चा है, अगर उसके सामने आप खिलौनों को छुपा देते हैं, ठीक है, अपने पीछे कहीं छुपा लेते हैं, तो क्या है, वो छुपी हुई चीज़ों को बहुत जल्दी ढूंढ लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके आसपास बच्चे होंगे तो आपने उनमें ये चीज़ें भी देखी होंगी, ठीक है। तो लेकिन जो है इसमें जो है स्मृति का जो विकास होता है वो 18 से 24 की एज में होता है। स्मृति जो होती हैं वो क्या होती हैं, 18 से 24 की उम्र में होती हैं, ठीक है। इसके बाद अत्यधिक नकल, ठीक है, वो क्या करता है, आपके नकल करता है, ठीक है। तो अनुकरण करता है, ठीक है, आपका अनुकरण करता है, आप जो भी करते हैं उसको क्या है, वो देखता रहता है फिर करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर मतलब जो मम्मी हैं जो मेकअप कर रही हैं, बच्चा देखता रहेगा कि हाँ मम्मा मेकअप कर रही हैं, तो लिपस्टिक लगा रही हैं, सब कुछ काजल लगा रही हैं, तो वो क्या करेगा, वो उन्हें देखता रहेगा, ठीक है। फिर अगले दिन जब आप कहीं चले जाएंगे या किसी कार्य में बिजी होंगी तो आप देखेंगे उसको रंगा पुता, ठीक है, कहीं होठों पर उसने काजल लगा लिया होगा, लिपस्टिक लगा ली होगी, तो ये क्या है, उसके दिमाग में क्या होता है कि हाँ मम्मा मेकअप कर रही तो मैं भी मेकअप करूँगा या करूँगी, ठीक है, कि मैं भी मेकअप करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चा क्या है, नकल करता है, ठीक है। और जैसे मतलब अपने पापा को देखता है शेविंग करते हुए, तो क्या है, तो वो शेविंग भी कभी आपने देखा होगा शेविंग करने लगा। तो इस तरीके से जो है बच्चा इस अवस्था में बिहेव करता है। और अगला है सहज और प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। क्या है, सहज और प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। तो जैसे मैंने आपको बताई है कि बच्चा क्या है, प्रतिक्रिया की अवस्था करता है, प्रतिवर्ती क्रिया की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस संवेदी पेशी अवस्था में बच्चा जो है करता है, ठीक है। तो ये उसके अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो हम और एक चीज़ और बच्चा करता है इसमें, बच्चा क्या है, अपने इंद्रियों से सीखता है। ऐसे आँख कान और हाथ जो अपनी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं उनसे सीखता है। आपसे पूछा जाए बच्चा किस स्टेज में है, अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, तो जाहिर सी बात है वो जीरो से जो 2 वर्ष की आयु होती है तभी बच्चा क्या है, अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। किससे सीखता है, ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, ज्ञान इंद्रियों से सीखता है अपनी। ज्ञान इंद्रियों ठीक है, ज्ञान इंद्रियों से सीखता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, जैसे बच्चे के सामने आप जैसे अपने मुंह पे हाथ रख लेंगे, ये देखिए, जैसे बच्चे के सामने आप मुंह पे हाथ रख लेंगे तो वो क्या कहे, अरे मम्मा गायब हो गई या पापा गायब हो गए, ठीक है। एकदम खोलेंगे, अरे मम्मा आ गई पापा आ गए, ठीक है। और जो है इस तरीके से देखिए आप उसके साथ ऐसे खेलते हैं जो है कि आप छुप जाते हैं तो उसे लगता है कि मम्मा गायब हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चा इन तरीके से सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यही है, और केंद्रीय अपनी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन्हीं से सीखता है, ठीक है। और वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, ठीक है। और छिपी हुई वस्तु जो होती है उसको ढूंढ लेता है। जैसे देखिए ये यहाँ पर मदर है जो छुप जाती हैं, तो इनको क्या है, बच्चा ढूंढने की कोशिश करता है कि कहाँ पे हैं, या उसका खिलौना कोई छुपा देते हो तो उसको भी ढूंढता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते थे। अब हम अगली स्टेज की तरफ चलते हैं। अगली स्टेज जो होती है वो हमारी होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारी 2 से 7 वर्ष होगी। कब होगी, 2 से 7 वर्ष की स्टेज होगी। तो प्री ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। तो जीन पियाजे की तो थ्योरी है, ठीक है। तो अब हम इसकी पहचान देखेंगे, इसमें क्या क्या चेंजेस होती हैं। पहले इसको देखते हैं, इसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया, ठीक है, 2 में बांटा गया है, सही। तो पहली इसमें होगी पूर्व संप्रेयात्मक अवस्था और दूसरी होगी अंतर्दर्शी अवस्था, ठीक है। ये होगी आपकी 4 से 7 वर्ष होगी, और पूर्व संप्रेयात्मक अवस्था जो होती है वो होगी 2 से 4 होती, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस अवस्था में प्रतीक एवं चिन्हों के माध्यम से जो है बहुत अधिक सीखता है, प्रतीक और चिन्हों के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से सीखता है।
तो पूर्व जो संक्रियात्मक अवस्था होती है, ये दो प्रकार की हमने देख ली। अब हम इसमें पहली वाली इसमें पूर्व संप्रेयात्मक अवस्था है, इसके बारे की विशेषता देखेंगे। उसके बाद जो दूसरी हमारी जो अवस्था है अंतःदर्शी अवस्था, जो 4 से 7 वर्ष की होती है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हम देखेंगे पहली पूर्व संप्रेयात्मक अवस्था, और ये कितने से कितने तक है, ये आपकी 2 से 4 वर्ष की है। इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं, जीववाद होता है बच्चे के अंदर, क्या होता है, जीववाद की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, जीववाद होता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक सजीव वस्तुओं को भी क्या समझता है, इस अवस्था में बालक निर्जीव वस्तुओं को भी क्या समझता है, सजीव समझता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, अगर बच्चे को किसी खिलौने से या किसी चीज़ से चोट लग जाती है, अगर मान लो किवाड़ है, तो किवाड़ में अगर उसको हल्का सा धक्का लग जाए तो वो रोने लगेगा। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, ठीक है, तो वो अपनी मम्मी पापा से कहेगा कि इसे मारो, इसे मारो। ठीक है, कि इसकी वजह से मुझे चोट लगी, इसे मारो। और फिर जब आप उसे मारने लगते हो तो वो क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपने देखा अगर वो ज़मीन पे गिर जाएगा तो वो क्या कहेगा कि इसकी वजह से, कि ज़मीन की वजह से मुझे चोट लगी, इसको मारो। तो आप अगर उसे मारने लगते हो तो क्या होता है, वो चुप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो निर्जीव चीज वस्तुओं को भी क्या समझता है, सजीव समझता है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं को क्या सजीव समझने लगता है। इसके बाद दूसरा क्या है, अब अपलटावी। ठीक है, अपलटावी मतलब कि वस्तुओं को क्रम में पलट करने की जो बच्चा नहीं समझ पाता कि इसको पलट के किस किस क्रम में लगाया है, तो वास्तविक संख्याओं को क्रम में नहीं रख पाता है बच्चा। क्या है, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको क्रम में नहीं लगा पाता है इस अवस्था में बच्चा, जब बच्चा 2 से 4 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चा जो है कि अगर आप उसको इस वाले लंबे ग्लास में जैसे पानी देते हैं या कुछ भी देते हैं तो वो क्या है, नहीं लेता है। ठीक है, तो अगर से इस वाले ग्लास में पानी देंगे तो वो नहीं लेगा, लेकिन मतलब ले लेगा। और अगर आप इसको इस वाले थोड़े चौड़े ग्लास में पानी दे देंगे, थोड़े चौड़े बर्तन में कुछ दे देते हैं तो वो क्या है, नहीं लेता है। और लेकिन जो लंबा देख के वो ले लेता है, लेकिन उसको यह नहीं पता होता है लेकिन जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें है, लेकिन वो बच्चा नहीं समझ पाता है कि दोनों में चीज़ें क्या है, समान है। तो अपलटावी का क्या होता है, उसके अंदर गुण नहीं आ पाता है। और थर्ड इसमें है आत्म केंद्रिता, तो ईगो सेंट्रिज्म। क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है उसके अंदर। ठीक है, तो बच्चा क्या है, स्वयं को परिवार और समाज का केंद्र बिंदु मानता है, मतलब कि वो स्वयं को ही को सर्वोपरि मानता है कि सब कुछ वही है। ठीक है, तो क्या करता है, स्वयं को ही सब कुछ मानता है। तो यहाँ पर क्या है, आत्म केंद्रीकरण होता है। ठीक है, कि जो वो कह रहा है वो सब कुछ सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, जो बच्चा कहेगा वही माना जाएगा, अगर वो मना कर रहा है तो वो चीज़ नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो यहाँ पर सीखता है। अपलटावी, ठीक है, तो हमने अपलटावी देख लिया और आत्म केंद्रितता भी देख लिया, ईगो सेंट्रिज्म भी देख लिया। अब देखेंगे केंद्रीकरण, मतलब कि केंद्रीकरण, इसमें बच्चा वस्तुओं से संबंधित कम या अधिक की गलती करते हैं। क्या है, बच्चे क्या होते हैं, कम या अधिक की गलती करते हैं। जैसे फ़ोन, आप मान लीजिए आजकल के बच्चे फ़ोन ही देख रहे हैं, तो मैं फ़ोन का ही आपको एग्जांपल देखूंगी। जैसे फ़ोन में क्या है, यूट्यूब है और फ़ोटो खींचना है, और जो है वो उन्हीं चीज़ों को देखता है जो क्या होती हैं, अब फ़ोन को उसे नहीं पता है कि इससे कॉल भी लग जाती है और भी कार्य हो जाते हैं, लेकिन उसे केवल उसका जो केंद्रीकरण किस पे है, यूट्यूब पर है और फ़ोटो खींचने पे है या गेम पे है। ठीक है, तो इन चीज़ के अलावा फ़ोन में उसको और किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो वो केवल इन्हीं पे ध्यान लगाता है, ओनली जो है उसका जो ध्यान होता है या तो फ़ोटो खींचने पे होता है या यूट्यूब पर जो है अपना जो भी उसको कार्टून वाटून देखने हैं उसके ऊपर ध्यान होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। जैसे कि इसको मैं आपको, ठीक है, तो यहाँ पर ये है, ये बर्तन जो है इसे हम बोलेंगे क्रमबद्धता। क्या बोलेंगे, क्रमबद्धता, क्रम, ठीक है, तो उसके अंदर क्रमबद्धता का क्या होता है, अभाव होता है। तो वो क्रम में रखने का जो है, उसको चीज़ों को क्रम में नहीं रख पाता। अगर आप इसको इसमें इसमें और इसमें चीज़ सेम है, लेकिन वो किसको चुनेगा, इसको चुनेगा, इसको चुनेगा। ठीक है, तो क्योंकि उसमें उसे ये लगता है कि जो बड़ी वाली चीज़ है उसमें ज़्यादा चीज़ है, और ये जो
जो चौड़ाई वाला चीज़ होती है, मतलब इसमें इसमें आप देंगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है। तो क्रमबद्धता होती है, ठीक है, तो वो उसमें इन दोनों चीज़ों को चेंज नहीं कर पाता, ठीक है, इनको बदल नहीं पाता है। इस तरीके से जो है हमने देख लिया कि जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी, इसमें हमने पूर्व संप्रेयात्मक अवस्था देखी, ठीक है। अब हम देखेंगे अंतःदर्शी अवस्था। क्या देखेंगे? अंतःदर्शी अवस्था। उम्मीद है आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब अगली हमारी जो अवस्था होगी इसमें इसकी वो होगी अंतःदर्शी अवस्था, ठीक है। तो ये होगी 5 से 7 वर्ष की। 5 से 7 वर्ष की होगी। तो इस अवस्था में बच्चे साधारण जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सवालों को कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है समय, दूरी, भार, मुद्रा आदि सक्रियाओं को समझ नहीं पाते, ठीक है। तो जैसे आपने बच्चों को देखा ही होगा कि जोड़, घटाना, भाग तो वो कर लेता है, लेकिन जो समय निकाला जाता है, दूरी है, भार है, मुद्राएं हैं, इनके बारे में बच्चे को ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है? अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। कैसी होती है? अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, ठीक है। तो जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा अतार्किक चिंतन की अवस्था जो है जीन पियाजे की किस अवस्था में होती है यह, ठीक है। तो ये जो होगी हमारी, ये हमारी होगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगी। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ना हो, आपकी अंतःदर्शी अवस्था दी हो, तो वहाँ पर आप अंतःदर्शी अवस्था को लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद भाषा का विकास। यहाँ पर क्या हो जाता है? बच्चे के अंदर भाषा का विकास हो जाता है। तो आत्म केंद्रित वाक, मतलब कि वो स्वयं से बातें करता है। आपने देखा होगा कि बच्चा क्या है, खुद में अंदर ही अंदर बोलता रहता है, उसको ये मतलब नहीं होता कोई उसको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो खुद से ही जो है बातें करता रहता है। तो आत्म केंद्रीकरण जो है वाक करता है, सही है। तो जो है यहाँ पर भाषा का विकास होने लगता है, सही है। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो होगी अब हमारी अवस्था होगी नेक्स्ट, वो हमारी होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये आपकी होती है 7 से 11 वर्ष की। कितने वर्ष की? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है। मूर्त वस्तुओं पर क्या होता है? तार्किक चिंतन शुरू करने लगता है बच्चा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में आएगा तार्किक चिंतन कब शुरू करता है बच्चा? मूर्त संक्रियात्मक का। और अतार्किक चिंतन कब होता है? जो हमने इससे पहले वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ी थी उसमें क्या होता है? अतार्किक चिंतन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? पलटावी का गुण। तो यहाँ पर क्या है? बच्चे के अंदर जो है पलटावी का गुण भी आ जाता है। जो इससे जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो जो गुण नहीं होते हैं बच्चे के अंदर, वो इस अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते आते सारे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा विकेंद्रीकरण भी करने लगेगा। क्या करने लगेगा? विकेंद्रीकरण भी करने लगेगा। मतलब कि वस्तु अथवा व्यक्ति की वास्तविकता को समझ उसके अंदर क्या होती? विकसित हो जाती है। वह कम या अधिक की गलती नहीं करता है। मतलब कि कम और अधिक की गलती बच्चा नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला फोर्थ इसमें होगा श्रेणीबद्ध। तो बच्चे वस्तुओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सीख जाते हैं। तो इस एज में बच्चे आते आते क्या है? आरोही अवरोही सीख जाते हैं। लेकिन इससे पहले जो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसमें बच्चे जो है आरोही अवरोही नहीं कर पाते हैं। तो आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं जो गुण जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आते हैं वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ होगा वर्गीकरण। क्या? क्लासिफिकेशन। तो वस्तुओं को उनकी विशेषता के आधार पर एक क्रम में रखना सीख जाता है बच्चे। जैसे जो बॉल्स होती हैं ये इस तरीके से इनको क्या है? क्रम में रखना सीख जाता है। पहले छोटी फिर बड़ी। पहले इससे पहले वाली अवस्था में वो ये नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और इसकी विशेषता देखेंगे। इसके बाद क्या होगी? इसके बाद होगी कारण तथा प्रभाव। तो इसमें बच्चे किसी भी घटना को क्या है? कारण जानने लगते हैं। कि अगर कोई घटना हो रही है कि कहीं पर कुछ भी हो रहा है तो बच्चा क्या है? उसके लिए क्या उसका कारण जानने लगता है कि ऐसा क्यों हो गया है, ठीक है। तो ये सब उसके अंदर आ जाती है, सही है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट 7th नंबर है संक्रमिता। तो तीन वस्तुएं जो होती हैं उनके बीच में क्या करने लगता है? रिश्ता निकालने लगता है। क्या है? रिश्ता निकालने लगता है।
तीन वस्तुएं से दो वस्तुओं के बीच में क्या है, रिश्ता निकालने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है, जो गुण उसके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं आ रहे थे वो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है, जिस चीज़ों का ऊपर अभाव होता है वहाँ पर ये आ जाते हैं। ठीक है, जिस नेक्स्ट पेज से लिखते हैं हम इसको। ठीक है, जिसका अभाव पूर्व संक्रियात्मक में होता है वो इस अवस्था में आ जाता है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में भी देख लिया। अब हम अपनी फोर्थ अवस्था देखेंगे। तो प्याजे द्वारा जो फोर्थ अवस्था दी गई है वो है औपचारिक अवस्था। ठीक है, तो अगली अवस्था क्या होगी, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सही है। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बोलते हैं इसे, और ये आपकी होती है 11 से 15 वर्ष की होती है प्याजे थ्योरी के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अब इसकी विशेषताएं देखेंगे क्या होंगे। तो ये आपकी 11 से 15 वर्ष की होती है। प्याजे के अनुसार यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। क्या है, संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। और इसमें क्या है, बच्चे अपनी जो किसी भी समस्या का समाधान जो कर सकते हैं। इसमें चिंतन में क्या है, वस्तुनिष्ठता विकसित हो जाती है। चिंतन में क्या है, वस्तुनिष्ठता आ जाती है। ठीक है, और इसके बारे में और इसकी विशेषता क्या है, अमूर्त चिंतन की शुरुआत हो जाती है। क्या होती है, अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है। ठीक है, और क्या करता है, और नियमित चिंतन की शुरुआत हो जाती है, मतलब नियमित चिंतन करने लगता है बच्चा। ठीक है, कैसा करने लगता है, नियमित चिंतन करने लगता है। और क्या करता है, इसमें जो है पहले जिन नियमों को बच्चा नहीं जानता था वो नियम भी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता आ जाती है, जैसा कि हमने ऊपर ही देखा था कि वस्तुनिष्ठता बच्चे में आ जाती है। और इसकी विशेषता देखते हैं, और इसकी विशेषता होती हैं कि परिकल्पनात्मक चिंतन का निर्माण हो जाता है, मतलब कि बच्चा परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं निगमनात्मक ये लिखा है यहाँ पर, निगमनात्मक परिकल्पना चिंतन करने लगता है, मतलब वैज्ञानिक चिंतन करने लगता है। जैसे कोई भी सूत्र है, फॉर्मूला है, उसके बारे में बच्चा पहचानने लगता है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चा फॉर्मूला नहीं जानता है किसी भी कि, मतलब कि त्रिभुज है तो उसका जो है बच्चा फॉर्मूला नहीं जानता। ठीक है, लेकिन वो उसको ट्राइंगल को बना लेता है, लेकिन उसको जानता नहीं है कि ये किस तरीके से आया है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जो है कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको क्लियर नहीं कर पाता। ठीक है, पहले इसमें पहले क्या है, बच्चा नियम सीखता है, उसके बाद उदाहरण सीखता है। पहले इसमें बच्चा क्या सीखता है, पहले चीज़ों के नियम सीखता है। ठीक है, नियम सीखता है, उसके बाद क्या है, उसके एग्जाम्पल को करता है। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पहले बच्चा उदाहरण देखता है, फिर उदाहरण से सीख के उसके क्या है, नियम सीखता है। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने जो है प्याजे की स्टेजेस सारी कर ली हैं, 4 स्टेजेस थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शैक्षिक महत्व बताइए, तो इसको हम देखेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट दिया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालकों का मानसिक विकास क्या होता है? धीरे धीरे एक सोप के तहत होता रहता है। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया ही था कि इनकी जो है स्टेज के द्वारा इन्होंने बताया कि धीरे धीरे किस तरीके से बच्चे का मानसिक विकास होता है। फोर्थ इसमें है अध्यापक को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण करना, तब उसे क्या है शिक्षित करने हेतु जो है योजना बनानी चाहिए। पहले उसके क्या है मानसिक विकास को देखनी चाहिए कि उसकी अवस्था क्या है, कि कितना वो जानता है और कितना वो सीख सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है उसे शिक्षा की योजनाएं उसको बताना चाहिए और उसके ऊपर जो है उन योजना को अप्लाई करना चाहिए। थर्ड इसमें देखें है तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। तो तार्किक विकास जो तार्किक चिंतन होता है उसके विकास के लिए जो बाल्यावस्था होती है वो महत्वपूर्ण कड़ी होती है। अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने हेतु प्रयास करने चाहिए। ठीक है, तो बच्चों को ऐसे खेल कराने चाहिए जिससे क्या है उनकी तार्किक शक्ति की वृद्धि हो, या ऐसे उनको तरह तरह की चीज़ों को हमें कराना चाहिए। आगे इसके देखते हैं और क्या महत्व है इसका। इसके बाद है फोर्थ है कि वर्ग के समान रुचि में विद्यार्थी को छोटे छोटे समूह में विभाजित कर उनमें क्या है विचार विमर्श के माध्यम से तार्किक वृद्धि का विकास के अवसर देना चाहिए, कि बच्चों को ग्रुप में बांट देना चाहिए। ठीक है, और वो क्या है मतलब कि एक दूसरे की बातों को है चीज़ों को क्या है शेयर करें और क्या बात मतलब समूह चर्चा करें। इससे क्या होगा बच्चों को गलती करने और उसे स्वयं सुधारने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। ठीक है, कि अगर वो गलती भी कर रहा है तो उससे खुद ही कहना चाहिए ये गलती आपने की है तो आप ही इसे सुधारो। ठीक है, तो उसको लिए क्या अवसर देनी चाहिए, ना कि उसे हमें दंड देना चाहिए। फिफ्थ इसमें देखते हैं शिक्षकों को, तो इसकी फिफ्थ महत्वता होगी। फिफ्थ पॉइंट है शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है और नवीन दृष्टिकोण मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण में क्या है दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये पियाजे के द्वारा बताया गया है कि उसके सिद्धांतों का महत्व क्या है। और सिक्स है शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। अब सिक्स इसमें है कि शिक्षकों को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। यह प्रतियोगिता नवीन नवीन जो सोच नवीन नवीन विचारों को जन्म देती है। ठीक है, कि प्रतियोगिताएं जो हम कराते हैं उनसे बच्चों में क्या है नई नई सोचों का मतलब कि विकास होता है, उनके अंदर नए नए विचार आते हैं प्रतियोगिता से, और वाद विवाद प्रतियोगिता जो होती हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पर हमने इसके शैक्षिक महत्व भी देख लिए। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास अच्छी लगी है। और यहाँ पर जो है हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और आपके फ्रेंड्स हैं दोस्त जो हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जो है अपने DLED में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो जो है मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी आपको ऐसे पढ़ाया जाए कि आप जो है अपना CTET भी क्लियर कर लें। तो लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मेरे साथ हमारे क्लासेस में, और जो है जो भी हम करा रहे हैं उनको सीखते रहना है। उसको नोट्स बनाइए आप, और जो हम PDF दे रहे हैं आपको उसको पढ़िए। ठीक है, इससे आप क्या है आप जो है अपने DLED में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम में पास तो सभी कर लेते हैं लेकिन अच्छे नंबरों से पास होते हैं वो बहुत ही कम बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आप वो बच्चे बनिए जो अच्छे नंबरों से पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ कल मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी, फिर मिलूँगी आपके साथ। तो ओके, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।